Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. श्री गणेश करते हैं सर। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 17(5) स्टार्ट देखो किससे हो रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है सर, ये ओवरराइड करने वाला है कुछ चीजों को। इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग। In spite of anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18, input tax credit shall not be available. Input tax credit shall not be available in respect of the following, namely। सर ये जो सेक्शन 17(5) है ये ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है। सेक्शन 17(5) किसकी बात करता है सर, ये सेक्शन नंबर 17(5) है ये आपके ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब कि सर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब 17(5) स्टार्ट होता है, कहता है कि बाबू 16(1) में कुछ भी लिखा हो, 16(1) में कुछ भी लिखा हो, 18(1) में कुछ भी लिखा हो। अभी आपने 18(1) नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना बस समझो कि जो सेक्शन 17(5) है ये ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 16(1) को और 18(1) को। ये कहता है कि सेक्शन 16(1) और 18(1) में कुछ भी लिखा हो, जहां पर मैं लगूंगा, जहां पर सेक्शन 17(5) एप्लीकेबल होगा वहां पर क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। वहां पर क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा मतलब तुमने इनपुट्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस खरीदे हो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस खरीदे हो, भले तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, भले तुम्हारे पास इनवॉइस है, भले तुमने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, भले सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे। इनका क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। 17(5) ऐसी बात करता है। क्लियर? तो 17(5) क्या बोल रहा है कि आपका सेक्शन 16(1) नादान है, ये कुछ भी बोले, 18(1) नादान है, ये कुछ भी बोले, हम आपको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। सॉरी, हाथ जोड़ के माफी है। क्लियर? अब 17(5) का पहला पॉइंट क्या कहता है कि बाबू अगर आपने मोटर व्हीकल्स खरीदी है, मोटर व्हीकल्स खरीदी हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस having approved seating capacity of not more than 13 persons including the driver, except when they are used for making the following taxable supplies, namely further supply of such motor vehicles, transportation of passengers, imparting training or driving such motor vehicles, vessels or aircraft except when they are used for making the following taxable supplies, namely further supply of such vessels or aircraft, transportation of passengers, imparting training on navigating such vessels, imparting training on flying of such aircraft फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। क्या बोला उसने? उसने बात करी मोटर व्हीकल्स की, वेसल्स की और एयरक्राफ्ट की। तो पहले मैं आपको मोटर व्हीकल्स की बात बोलता हूं कि यह कहता है कि मोटर व्हीकल्स अगर आपने खरीदे हैं, अगर आपने मोटर व्हीकल्स खरीदे हैं तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलता है। कब नहीं मिलता है देखिएगा, कब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी, अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13% है, सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर एक्सीड करती है 13% को, यस, तो सर इस केस में आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। इस केस में आपका क्रेडिट डिनाई नहीं होगा, आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा अगर सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13% से ज्यादा की है तो। अब अगर ये नहीं है, नो,
तो अब चेक किया जाएगा कि क्या आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करते हैं कि नहीं। इसे चेक किया जाएगा क्या आप स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करते हैं कि नहीं। यूज्ड इन स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक है, अगर आप इसे यूज करते हैं स्पेसिफाइड पर्पस में, यस, तो फिर उस केस में आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा है तो आंख बंद करके हमें क्रेडिट मिल जाएगा। बिल्कुल बच्चे। सर अगर सीटिंग कैपेसिटी 13% या उससे कम है लेकिन हम इसे स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल लगा देते हैं तो भी गवर्नमेंट हमें क्रेडिट दे देती है। यस बच्चे। लेकिन अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम है और आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस में भी यूज नहीं करते हो तो भाई साहब फिर उस केस में आपका क्रेडिट ब्लॉक है। सर ये स्पेसिफाइड पर्पस क्या है? 2 मिनट रुको बताता हूं। पहले वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर लो। वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए क्या बोलता है? वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए क्या बोलता है? सर वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए यह सीधे हमसे पूछता है क्या तुम इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करते हो? क्या तुम इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करते हो? यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। और आप कहते हो हां भाई हां हम इसे स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल करते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी लो जाओ खुश हो जाओ, दे दिया तुम्हें क्रेडिट, आईटीसी अलाउड है। लेकिन अगर तुम इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज नहीं करते तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप लोग जा सकते हैं, नमस्ते, आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। बात समझ में आया? अब अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदी, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने मोटर व्हीकल खरीदी और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा है, क्रेडिट मिलेगा। सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम है लेकिन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप उसे यूज करते हो, क्रेडिट मिलेगा। सीटिंग कैपेसिटी 13% या उससे कम है लेकिन आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज नहीं करते हो, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। वेसल और एयरक्राफ्ट लेकर आते हो और आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज करते हो तो आपको गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी खुशी खुशी। लेकिन अगर आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज नहीं करते तो गवर्नमेंट कहेगी बाबू नमस्ते, आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। सर अब ये स्पेसिफाइड पर्पस क्या है? ये मोटर व्हीकल के लिए और आपका वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए सेम है। स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब क्या है? अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, वेसल खरीदा है, एयरक्राफ्ट खरीदा है आगे बेचने के लिए, अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, वेसल खरीदा है, एयरक्राफ्ट खरीदा है फॉर फर्दर सप्लाई, आपका बिजनेस है सर, आप गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से गाड़ी खरीदते हैं आगे कस्टमर को देते हैं, तो भाई आपका बिजनेस है गाड़ी खरीद के गाड़ी बेचना। तो उस केस में जब आप गाड़ी खरीदोगे हम आपसे सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे आपको क्रेडिट दे देंगे। आपका काम है वेसल खरीद के वेसल बेचना, आपका काम है एयरक्राफ्ट खरीद के एयरक्राफ्ट बेचना, हम आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, आपको सीधे सीधे क्रेडिट दे देंगे। क्लियर? जी सर। सर अगर आप इस पे ट्रांसपोर्टेशन करते हो पैसेंजर का, अगर आप इस पे ट्रांसपोर्टेशन करते हो पैसेंजर का तो भी हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपको सीधे सीधे क्रेडिट दे देंगे। आप क्या करते हो सर? सर आप इनको इस्तेमाल करते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, है ना? मतलब आपने गाड़ी खरीदी से आपने स्विफ्ट खरीदी और वो स्विफ्ट आपने टैक्सी बना दी।
अब आप पैसेंजर्स को पिक करते हो, ड्रॉप करते हो, उनसे भाड़ा चार्ज करते हो। आप वेसल पे क्या करते हो सर, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हो। एयरक्राफ्ट पे क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर को लेके जाते हो, मतलब आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो उस केस में भी हम आपको मोटर व्हीकल का, वेसल का और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट दे देंगे, आपसे कोई तीसरा सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक सर, अगर आप ट्रेनिंग इंपार्ट करते हो, ट्रेनिंग इंपार्ट करते हो सर, कौन सी ट्रेनिंग इंपार्ट करते हैं सर, हम ड्राइविंग सिखाते हैं। हम मोटर व्हीकल कैसे ड्राइव किया जाता है, हम वो ड्राइविंग सिखाते हैं। शिप को, वेसल को कैसे नेविगेट किया जाता है, हम ये सिखाते हैं। एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई किया जाता है, हम आपको ये सिखाते हैं। मतलब आप ड्राइविंग की, नेविगेटिंग की, फ्लाइंग की ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हो, तो उस केस में आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा बिना सवाल पूछे। और लास्टली आप इस पे क्या कर रहे हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। इस पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अगर आप इन चार में से कोई भी काम कर रहे हो तो ये स्पेसिफाइड पर्पस है, आप एलिजिबल हो क्रेडिट के लिए। और अगर आप इसमें से कोई भी काम नहीं करते हो तो फिर वो भैया आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। बोलो भाई, यहां तक बातें क्लियर हुई? ये जो हमने पॉइंट नंबर ए पढ़ा, पॉइंट नंबर AA पढ़ा, इसमें आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये मोटर व्हीकल क्या होता है ये समझाया गया है, इसे आप लोग घर पे एक बार रीड कर लेना। मोटर व्हीकल एक्ट से उठाया गया है कि मोटर व्हीकल क्या होती है। ठीक है, इसको आप लोग सेल्फ एक बार रीड मार लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए मैंने जितनी बात करी उसमें किसी को डाउट तो पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का पॉइंट नंबर बी, अभी तक पहला ही पॉइंट चल रहा है, पहला ही पॉइंट चल रहा है। फर्स्ट का ए पढ़ा था, फिर AA पढ़ा था, फिर आपने AB पढ़ा था, अब हम बी पढ़ने वाले हैं। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो नीचे लिखी हैं 1 2 3, इनका क्रेडिट नहीं मिलता है, ब्लॉक्ड है। किसका क्रेडिट ब्लॉक है? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or clause AA except when used for the purpose specified therein। ठीक है, इधर से इसको काट दीजिएगा। पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। क्या बोला उसने आपसे? उसने कहा कि अगर आप फूड एंड बेवरेजेस परचेस करते हो, फूड एंड बेवरेजेस परचेस करते हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज लेते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज लेते हो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करते हो तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या बोला उसने सर? उसने बोला कि अगर आपने इनपुट में फूड एंड बेवरेज खरीदे हैं, अगर आपने इनपुट में फूड एंड बेवरेजेस खरीदे हैं, आपने आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली हैं, आपने हेल्थ सर्विसेज ली हैं, आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है, आपने कॉस्मेटिक या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ठीक है, क्या क्या बोला उसने? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर आपने ये सेवाएं कराई हैं, साथ के साथ अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है ना, तो इनका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा। इनका कोई भी क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट वेयर सच सर्विसेज
आर प्रोक्योर्ड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच सर्विस। ठीक है, साथ में गुड्स भी ऐड कर लेना। क्या बोल रहा है वो आपसे, कह रहा है कि सर अगर आपने फूड एंड बेवरेज खरीदे हैं, आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली हैं, हेल्थ सर्विसेज ली हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो आपने जो भी जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट हमसे मत मांगो, हाथ जोड़ के माफी है आपसे। गवर्नमेंट बोल रही है भैया इसका क्रेडिट हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन अगर तुमने इन्हें खरीदा है, अगर तुमने इन्हें खरीदा है आगे सप्लाई करने के लिए, तो भाई उस केस में हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, उस केस में हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, क्लियर होगी बात आपको। अभी एक XYZ बेकर है, इसने क्या किया सर, इसने केक सप्लाई किए ABC बेकर को, ठीक है ना, केक सप्लाई किए ABC बेकर को, वैल्यू थी इन केक्स की 10,000 रुपए, और इस पे सपोज कर लीजिए जीएसटी लगा था 1200 रुपए का, टोटल कीमत हो गई सर 11,200 रुपए की। ठीक है, इस ABC बेकर ने आगे ये केक सप्लाई कर दिए जसमीत अरोड़ा क्लासेस में। ठीक है ना, अभी टीचर्स डे था और हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, केक्स प्रोवाइड कर दिए गए जसमीत अरोड़ा क्लासेस में, इसकी वैल्यू हमसे चार्ज करी गई 15,000 रुपीज, प्लस इस पे जीएसटी लग गया सपोज कर लीजिए 1,800 रुपए का। ठीक है, अब इसमें जब जसमीत अरोड़ा क्लासेस ने ये केक्स परचेस किए और 1,800 रुपए का जीएसटी दिया, इसका इन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका इन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर एक्ट में सेक्शन 17(5) नाम की एक चीज है, और 17(5) कहता है कि अगर आपने फूड एंड बेवरेजेस खरीदे हैं और आपने टैक्सेस का पैसा दिया है, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ABC बेकर ने 1,200 रुपए का जीएसटी XYZ को दिया, इस 1,200 का क्रेडिट ABC बेकर को अलाउ होगा, क्रेडिट अलाउड होगा टू ABC बेकर। क्यों अलाउ होगा? क्योंकि सर ABC बेकर ने इसे फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है, इसे फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है, इसलिए हम इसे क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं। अगर ये ABC ने फर्दर सप्लाई के लिए नहीं खरीदा होता, खुद के लिए खरीदा होता, तो सर उसे भी क्रेडिट नहीं मिलता। इसी तरीके से आप इसी एग्जांपल्स में ये सारी चीजें फिट कर सकते हैं। आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज खरीदी है, आगे देने के लिए तो क्रेडिट मिलेगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज ली है, आगे देने के लिए तो क्रेडिट मिलेगा, खुद के लिए ली है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज ली है, आगे देने के लिए तो क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी अगर खुद के लिए करवाई है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, दूसरे के लिए करवाई है मतलब प्रोक्योर करी है, आगे देने के लिए तो क्रेडिट मिलेगा। अब सर हमारे दिमाग में सवाल आएगा, ये सर प्लास्टिक सर्जरी के लिए हम दूसरे को कैसे दे पाएंगे, ये कोई सामान थोड़ी ना है। ठीक है मेरे बच्चे, सामान नहीं है। देखिए एक एक्ट्रेस है अहाना जी, अहाना जी एक एक्ट्रेस हैं और सुंदर दिखने के लिए ये एक हॉस्पिटल जाती है, ABC हॉस्पिटल, और इस ABC हॉस्पिटल से कहती है कि मेरी जो नाक है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, मेरा आप नोज जॉब कर दीजिए, मेरी नोज सुंदर बना दीजिए, जिससे मेरा चेहरा आकर्षित हो जाए और मेरे को फिल्म्स मिलनी शुरू हो जाए। ABC हॉस्पिटल कहता है ठीक है हो जाएगा। ABC हॉस्पिटल क्या करता है, एक डॉक्टर साहब है, इनको हायर करता है। डॉक्टर अर्जुन राठी क्या करते हैं, इस हॉस्पिटल में जाते हैं और अहाना जी का नोज जॉब करते हैं।
अर्जुन राठी क्या करने वाले हैं सर? अर्जुन राठी जो बिलिंग करेंगे वो एबीसी हॉस्पिटल को करेंगे, क्योंकि इनको हायर किसने किया है? अर्जुन राठी जी ने किया है, सॉरी एबीसी हॉस्पिटल ने किया है। तो अर्जुन राठी एबीसी हॉस्पिटल को इनवॉइस दे रहे हैं ₹20 लाख का प्लस जीएसटी 3,60,000 रुपए की, ठीक है। और ये एबीसी हॉस्पिटल अहाना जी को इनवॉइस दे रही हैं और इस इनवॉइस पे वैल्यू चार्ज हुई है 25 लाख रुपए, प्लस इस पे लगा है सर जीएसटी 18% का, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 4,50,000 का। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अहाना जी ने अपने लिए सर्विसेज ली हैं, तो इस 4,50,000 का क्रेडिट अहाना जी को नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट टू एक्ट्रेस, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल ने राठी जी की सेवाएं ली थी क्योंकि उन्हें आगे एक्ट्रेस को सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, तो इस 3,60,000 का क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा टू हॉस्पिटल। बात समझ में आया? हॉस्पिटल ने सर्विसेज ली है डॉक्टर की आगे सर्विसेज देने के लिए, इसलिए हॉस्पिटल को अपन क्रेडिट दे देंगे, लेकिन एक्ट्रेस ने क्रेडिट सेल्फ पर्पस के लिए ली है, इसलिए उन्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए, बीच में एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो रीड करते हैं। अगर आपने लीजिंग करी है, रेंटिंग करी है, हायरिंग करी है मोटर व्हीकल्स की, वेसल्स की, एयरक्राफ्ट की, जिन्हें रिफर किया गया है क्लॉज ए और AA में, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड देयरइन। तो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट जिसे क्लॉज ए और AA में मेंशन किया गया है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, अगर आप इन्हें रेंट पे लेते हो, लीज पे लेते हो और जीएसटी आप पे करते हो, जिसने आपको ये मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेंट पे दिया है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आप उसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज नहीं करते। तो अगर आप उसे स्पेसिफाइड पर्पसेस में यूज करोगे तो क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर हमें एग्जांपल देके बताया करो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं सर। देखिए, कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी ने क्या किया है सर? कृष्णा जी ने XYZ कार रेंटल से कार रेंट पे ली है 10 दिनों के लिए। इन्होंने 10 दिनों के लिए कार रेंट पे ली है। क्यों रेंट पे ली है सर? ये इस कार में अपने एम्प्लॉइज का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इवेंट है कंपनी में, उस इवेंट के चलते कंपनी से उस इवेंट के पॉइंट तक, लोकेशन तक जाने के लिए हमें एम्प्लॉइज को वहां पर लेके जाने के लिए कार्स की जरूरत पड़ेगी। तो कृष्णा ने 10 दिन के लिए XYZ कार रेंटल से कार रेंट पे ले ली है। इस रेंटिंग का जो वैल्यू चार्ज किया है XYZ रेंटल ने, वो है 10,000 रुपए, और जो जीएसटी चार्ज किया है कृष्णा से वो है 1,800 रुपए। अब एक्ट कहता है कि एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन कोई स्पेसिफाइड पर्पस नहीं है। स्पेसिफाइड पर्पस क्या था? जब आप फर्दर सप्लाई के लिए लो, जब आप उस पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो, जब आप उस पे ट्रेनिंग इंपार्ट करो कि ड्राइव कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, फ्लाई कैसे करते हैं, जब आप उस पे पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करो, एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन नहीं। एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन पे आप उससे कोई पैसा थोड़ा ना चार्ज करोगे, लेकिन जब पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उससे भाड़ा चार्ज किया जाता है। तो यहां पर आप इसे स्पेसिफाइड पर्पस में यूज नहीं कर रहे हो, तो एक्ट कहता है कि कृष्णा भैया को इस 1,800 रुपए का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट टू कृष्णा। अब जो गाड़ियां XYZ ने कृष्णा को दी थी, वो गाड़ियां उसने ABC रेंटल से ली थी। इसकी अपनी सारी गाड़ियां, जो XYZ की सारी गाड़ियां थी, वो ऑलरेडी किराए पे उठी हुई थी। कस्टमर आया था, खाली हाथ भेज नहीं सकते थे, तो इसने ABC कार रेंटल से गाड़ियां किराए पे ली और आगे XYZ को दे दी। अब ABC ने XYZ से 8,000 रुपए चार्ज किए गाड़ियों के रेंट के, और जिसपे 1440 का जीएसटी लग गया। अब XYZ ने फर्दर सप्लाई के लिए कार्स रेंट पे ली है, तो XYZ को इस 1440 का क्रेडिट मिलेगा।
XYZ जो है वो एलिजिबल है क्रेडिट के लिए। क्लियर हो गया फंडा? तो जब आपने इसे प्रोक्योर किया है आगे सप्लाई करने के लिए या फिर अदर स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए जो क्लॉज ए और AA में दिए हैं, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिलता है, उस केस में आपको क्रेडिट मिलता है। लेकिन अगर अदर देन दोस पर्पस के लिए आप लेते हो तो उस केस में आपको कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो चैट बॉक्स पे लिख दो, मैसेज करना चाहो तो व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्लाई मिल जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अगर आप मेंबरशिप लेते हो किसी क्लब की, किसी हेल्थ या फिर फिटनेस सेंटर की, तो उस केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ये तो पर्सनल हो गए, इसका तो वैसे भी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। देखिए मान लेते हैं रिलायंस कंपनी ने एक फिटनेस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो तेरे पास आएंगे, जिम वगैरह करेंगे, फिट रहेंगे, तो उनसे पैसा मत चार्ज करना, तो मुझे बिलिंग कर देना। तो फिटनेस सेंटर क्या कर रहा है? फिटनेस सेंटर रिलायंस को बिलिंग कर रहा है कि भैया ऐसा है कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, आपके एक एम्प्लॉय आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपके एम्प्लॉइज को फिटनेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। और इस ट्रांजैक्शन में 1,80,000 रुपए का क्रेडिट इन्वॉल्व हुआ। अब रिलायंस के एम्प्लॉइज जब फिटनेस क्लब में जा रहे हैं फिट रहने के लिए, तो ये रिलायंस के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि एम्प्लॉइज अगर मेंटली फिजिकली फिट होंगे तभी वो काम में एफिशिएंसी दे पाएंगे। तो रिलायंस यहां पे जो खर्चा कर रहा है वो एम्प्लॉइज पे कर रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका क्रेडिट ब्लॉक किया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में इनका क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है। क्लियर? इसके बाद अगर आप कोई ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड करते हो अपने एम्प्लॉइज को ऑन वेकेशन, और वेकेशन कैसा है? एम्प्लॉय लीव पे है या फिर अपने घर ट्रैवल कर रहा है। ध्यान क्या देना है? एम्प्लॉय वेकेशन पे गया है और खर्चा किसने करा है? एम्प्लॉयर ने करा है। तो अगर एम्प्लॉय वेकेशन पे जाता है और खर्चा एम्प्लॉयर करता है तो यहां पर जितने भी जीएसटी इन्वॉल्व होंगे उसका आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। जैसे मिस्टर एक्स है, ये एम्प्लॉय है ए लिमिटेड में। मिस्टर एक्स जो है सर ये एम्प्लॉय है ए लिमिटेड में, और ए लिमिटेड ने इन्हें लीव ट्रैवल कंसेशन पे भेजा है। अच्छा सर, और ये लीव ट्रैवल कंसेशन में कहां गए हैं? सर अपनी फैमिली को लेके साउथ इंडिया के टूर पे गए हैं। और क्या क्या खर्चा किया? सर ट्रैवलिंग पे 20,000 रुपए खर्चा किया, 3600 रुपए का जीएसटी लगा। होटल पे 30,000 रुपए का खर्चा किया, 5400 रुपीज का जीएसटी लगा। 40,000 रुपीज साइट सीइंग पे खर्चा किया, 7200 रुपीज का जीएसटी लगा। और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस किसने मेट करे? सर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मेट करे एम्प्लॉयर ने, यानी कि ए लिमिटेड ने। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब ये जो 16,200 रुपए तुमने एम्प्लॉय के, सॉरी 16,200 क्यों, 90,000 प्लस 16,200, 1,06,200 रुपए जो तुमने एम्प्लॉय पे खर्च किए हैं, जिसमें से 16,200 रुपए जीएसटी का है। भले तुमने ये कार्यक्रम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया है, तुमने एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल कंसेशन पे भेजा है, भले ये काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, हम तुम्हें इस 16,200 रुपीस का क्रेडिट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने इसे 17(5) में ब्लॉक कर रखा है। तुमने एम्प्लॉय के मजे के लिए खर्चा किया, करो, हम उस मजे का क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं कराएंगे। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय वेकेशन पे ना गया होता, सर ये ऑफिशियल टूर पे होता, तो इस केस में हमें इस 16,200 रुपए का क्रेडिट मिल जाता। बात समझ में? क्लियरली वर्ड उसने यूज किया था वेकेशन, कि अगर एम्प्लॉय वेकेशन पे जाता है और एम्प्लॉयर पैसे खर्च करता है और उन पैसों में जीएसटी इन्वॉल्व होता है, तो इस जीएसटी का सर जी कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एज ये क्रेडिट डिसअलाउड है, ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? provided that the input tax credit in respect of such goods or services
or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employee under any law for the time being in force। तो कह रहा है कि सर अगर ये लीव ट्रेवल कंसेशन देना ये ऑब्लिगेशन होता एम्प्लॉयर का, अगर ये ऑब्लिगेशन होता किसी एम्प्लॉयर का एज पर लॉ, ठीक है ना, मान लीजिए कोई लॉ बन गया है, कोई रूल बन गया है कि एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल पे भेजेगा एम्प्लॉयर, एक ऐसा लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने जो कहता है कि एम्प्लॉयर को हर साल या हर 2 साल में एक बार एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल पे भेजना है, ऐसा ऑब्लिगेशन लॉ ने लगा दिया है। तो उस केस में इस 16,200 रुपए का आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर अपनी विल पे एलटीसी दे रहा है, तो दे भैया, इसका फिर आपका आईटीसी क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। बात समझ में आ गई? तो पहले उसने बोला कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन देता है, वेकेशन देता है, कोई भी जीएसटी इन्वॉल्व होगा उसका क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन अगर ये एज पर लॉ है, एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है, तो फिर हम उस केस में आपको आईटीसी दे देंगे। या फिर ये ऑफिशियल टूर है, वेकेशन नहीं है, तो उस केस में भी आईटीसी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर, क्लियर हो गई। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई बेझिझक मैसेज करिए, बैठा है बंदा, हाजिर है आपके लिए सेवा में। चलिए सर, क्या बोलता है अगला पॉइंट? सर अगला पॉइंट कहता है कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सप्लाई करी गई हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज सप्लाई करी गई हैं किसके लिए? सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज सप्लाई करी गई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के। तो अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी के अलावा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस देने के लिए, तो उस केस में हम आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे, चाहे वो मूवेबल का हो, चाहे वो इमूवेबल का हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी का हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ पर्पस के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है तो उस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्रेडिट मिल जाएगा। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आई बात? सर ऐसे कहां आती है, कितनी बार कहा है, एग्जाम्पल दिया करो तब बात क्लियर होती है। लो मेरे बच्चे, लो एग्जाम्पल। पहले तो यह समझो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो इवेंट होता है जहां पर सप्लायर गुड्स का टाइटल भी ट्रांसफर करता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सप्लायर गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विसेज भी सप्लाई करता है, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ सप्लाई होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स हैं, ये मुकेश अंबानी जी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस दे रहे हैं। कौन सा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? सर ये इनके लिए ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। मुकेश अंबानी के लिए प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। मुकेश अंबानी के लिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी जा रही है। मिस्टर एक्स मुकेश अंबानी जी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए और किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ऑफिस बिल्डिंग के लिए मिस्टर एक्स ने 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जिसपे टैक्स लगा है 1,80,00,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 50 लाख रुपीस चार्ज किए हैं, जिसपे टैक्स लगा है 9 लाख रुपए का। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख रुपए चार्ज किए हैं, जिसपे टैक्स लगा है 1,80,000 रुपए का। तो एक्ट कहता है मुकेश अंबानी जी जो कि रिसिपिएंट हैं,
वो इस 1,80,00,000 रुपए का आईटीसी नहीं ले सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि सेक्शन 17(5) ने इस क्रेडिट को स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है कि एज पर सेक्शन 17(5) अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो ऑफिस बिल्डिंग का या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। सर अगर ये कंस्ट्रक्शन ना होकर रिपेयर होता तो बच्चे दो तरीके का रिपेयर होता है। एक आपका कैपिटल नेचर का रिपेयर होता है जिसे आप कैपिटलाइज करते हो, और दूसरा रेवेन्यू नेचर का रिपेयर होता है जिसे आप पीएल में डेबिट करते हो। तो अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन की जगह पर रिपेयर होता और रिपेयर कैपिटल नेचर का होता, रिपेयर अगर कैपिटल नेचर का होता तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो कैपिटलाइज करोगे आप असेट के अंदर। लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर का रिपेयर है जिसे आप पीएल में डेबिट करोगे, उसका क्रेडिट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक सर, इस प्लांट एंड मशीनरी का क्या करना है? सर इसका तो क्रेडिट अलाउ होगा ना, क्लियरली बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का मिलना है। और सर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो बच्चे मूवेबल प्रॉपर्टी का भी मिलना है, क्योंकि रोक किस पे है? रोक केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। इसके अलावा कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब सर ये जो मिस्टर एक्स है ये ओवरबर्डन्ड है, जानते हो भाई मुकेश अंबानी का काम कर रहा है, बड़े बड़े लोगों का काम कर रहा है, मतलब कि ज्यादा काम है इसके पास, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है ये। तो इसने अपना काम का बर्डन थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है सब कॉन्ट्रैक्टर के पास। सब कॉन्ट्रैक्टर वाई को इन्होंने हायर किया है और वाई इनको मदद कर रहे हैं मुकेश अंबानी वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए। वाई ने ऑफिस बिल्डिंग के लिए इनसे 7 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जिसपे जीएसटी लगा है 1,26,00,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 40 लाख रुपए चार्ज किए हैं, जिसपे जीएसटी लगा है 7,20,000 रुपए का। आपके मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने 8 लाख रुपए चार्ज किए हैं, जिसपे आपका टैक्स इन्वॉल्व हुआ है 1,44,000 का। अब मिस्टर एक्स ने जो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है वो आगे मुकेश अंबानी को सर्विस देने के लिए दिया है, और क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तुम फर्दर सप्लाई के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लेते हो तो हम क्रेडिट ब्लॉक नहीं करेंगे। यानी कि इन तीनों आइटम्स का सर आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। किसको अलाउ करना है, वाई को कि एक्स को? सर रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है, और वाई और एक्स में जो रिसिपिएंट है वो रिसिपिएंट कौन है सर? सर रिसिपिएंट है मिस्टर एक्स। क्लियर हुई बात? हां जी सर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। कह रहा है भैया कि अगर तुम गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑन ओन अकाउंट मतलब तुम खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर नहीं किया, तुम मार्केट से गुड्स लेकर आते हो, मार्केट से सर्विसेज प्रोक्योर करते हो और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन तुम खुद करवा रहे हो, तो तुम्हें गुड्स और सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। अभी हमने मुकेश अंबानी जी की बात करी थी, सर बड़े आदमी हैं, कोई भी काम खुद नहीं करवाते हैं, लोगों से करवाते हैं। अनिल अंबानी जी, सर हालत खस्ता चल रही है तो इनको अपने ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना था, इतनी हैसियत नहीं बची है अभी इनकी कि ये क्या कर सकें सर, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकें। तो अब ये ओन अकाउंट पे गुड्स और सर्विसेज मार्केट से प्रोक्योर कर रहे हैं और ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इन्होंने गुड्स खरीदे 10 लाख रुपए के, जिसपे जीएसटी लगा 1,80,000 रुपए का। सर्विसेज खरीदी मार्केट से 6 लाख रुपए की, जिसके ऊपर टैक्स 1,08,000 रुपए का लगा। अब सर ये जो टैक्सेस आपने पे करे हैं वो किसके लिए पे करे हैं? ऑफिस बिल्डिंग के लिए पे करे हैं। तो भैया इसका आपको कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, ना तो आपको 1,80,000 का क्रेडिट मिलेगा, ना तो आपको 1,08,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। कोई भी क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं होगा? क्योंकि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदा है। अगर ये ऑफिस बिल्डिंग ना बना के प्लांट एंड मशीनरी बना रहे होते तो
सर अगर ये ऑफिस बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी बना रहे होते तो कोई दिक्कत ना होती, तो फिर उस केस में हम इन्हें क्रेडिट अलाउ करते, गुड्स का भी अलाउ करते, गुड्स का क्रेडिट भी अलाउ करते और सर्विसेज का भी क्रेडिट अलाउ करते। बात समझ में आ गया? तो दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का सर्विस ले रहे हो और थर्ड पॉइंट में आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। तो चाहे तुम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लो, चाहे तुम खुद कंस्ट्रक्ट करवाओ, दोनों ही केसेस में कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट नहीं मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी का मिलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है आगे देने के लिए, तो उसका भी क्रेडिट आपको दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? हां जी सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4 आता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन विच द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। तो सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दिया है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दिया है या फिर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो उस केस में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है, कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है सर? ये कंपोजिशन स्कीम स्मॉल सप्लायर्स के लिए होती है। कंपोजिशन स्कीम स्मॉल सप्लायर्स के लिए होती है और ये नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं देते हैं सर, ये लोअर रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, 1% या फिर 5% से। और गवर्नमेंट इनको जब लोअर रेट का बेनिफिट देती है तो इनसे आईटीसी का बेनिफिट छीन लेती है। क्लियर? तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया तो उस केस में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट आता है कि अगर गुड्स और सर्विसेज रिसीव करी है किसी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने, एक्सेप्ट ऑन द गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करता है तो उसे उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। सर पहले तो आप हमें यह बताओ कि ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? बच्चे, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो फॉरेन का रेसिडेंट होता है। जैसे कि ये मिस्टर एक्स हैं, ये यूएसए के रेसिडेंट हैं और ये इंडिया आ रहे हैं सप्लाई करने के लिए टेम्पररी पर्पस के लिए, परमानेंट नहीं आ रहे हैं, टेम्पररी ये इंडिया में आ रहे हैं कुछ सप्लाई करने के लिए। तो उस केस में इन्हें इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जब कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर से इंडिया टेम्पररी सप्लाई करने के लिए आता है तो उसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर ये टेम्पररी सप्लाई का एग्जांपल क्या हो सकता है? ये जो मिस्टर एक्स है ये दिल्ली आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फेयर में, 1 महीने का इलेक्ट्रॉनिक फेयर है, इन्होंने यहां पर अपना स्टॉल बुक करा लिया है जहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को दिल्ली की पब्लिक को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जब ये इंडिया आएंगे इस फेयर में पार्ट लेने के लिए तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब एक्ट कहता है कि जब तुम इंडिया के बाहर से इंडिया आओगे गुड्स लेकर, जब तुम इंडिया के बाहर से, मान लेते हैं ये यूएसए से आ रहे हैं, तो अगर आप यूएसए से इंडिया आओगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेकर तो आपको इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सर क्यों पे करनी पड़ेगी? बच्चे, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जब गुड्स आते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और इंपोर्ट ड्यूटी में एक ड्यूटी होती है आईजीएसटी। इंपोर्ट ड्यूटी में एक ड्यूटी लगती है आईजीएसटी, मतलब कस्टम ड्यूटी के अंदर आईजीएसटी लगता है। तो ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करे हैं इंडिया पे और इस पे जो आपने आईजीएसटी दिया है, गवर्नमेंट कहती है कि बाबू इसका हम तुम्हें क्रेडिट अलाउ कर देंगे, इसका हम तुम्हें क्रेडिट अलाउ कर देंगे। और इंडिया आने के बाद अगर तुम कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करते हो, इंडिया आने के बाद अगर तुम कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करते हो और उन पे जीएसटी देते हो तो भले ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना हो, दोनों ही केसेस में आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये वाला आईटीसी आपका ब्लॉक कर दिया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई फॉरेन रेसिडेंट जब इंडिया टेम्पररी सप्लाई करने के लिए आता है और अपने साथ गुड्स लेकर आता है तो उसके ऊपर वो इंपोर्ट ड्यूटी देता है और इंपोर्ट ड्यूटी में एक ड्यूटी आईजीएसटी की लगती है जिसका क्रेडिट अलाउ हो जाता है। इंडिया पहुंचने के बाद अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करते हो और उस पे जीएसटी देते हो तो इस जीएसटी का आपका क्रेडिट क्या किया हुआ है? ब्लॉक किया हुआ है। मतलब कि इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज
एनआरटीपी खरीदेगा उसका वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। डिटेल्ड चर्चा जो होगी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में होगी। अभी के लिए मोटा मोटा आप समझ लो कि कोई भी पर्सन जब इंडिया के बाहर से टेम्पररी सप्लाई करने के लिए इंडिया में आएगा तो उसे एनआरटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और एनआरटीपी को इंपोर्टेड गुड्स का तो आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो गुड्स सर्विसेज वो इंडिया में प्रोक्योर करेगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर अगर आपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर इस पॉइंट को तो सेक्शन 17(5) में लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? लॉ मेकर ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, क्यों जरूरत नहीं थी? सर सेक्शन 16(1) जो कंडीशन की बात करता है वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन पूरी होंगी तभी क्रेडिट मिलेगा। मतलब कि जब आप पर्सनल पर्पस के लिए गुड लोगे तो सेक्शन 16 की आप कंडीशन पूरी नहीं करोगे, और सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। आईटीसी मिलेगा ही नहीं तो ब्लॉक की तो बात ही नहीं आती ना। हां बच्चे आप सही कह रहे हो, लॉ मेकर ने गलती से इस पॉइंट को यहां पर डाल दिया है। जरूरत नहीं थी इसको यहां पर लिखने की। 16(1) जो बंदा पढ़ेगा वो वही समझ जाएगा कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप गुड्स खरीदते हो तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके गुड्स चोरी हो गए, खो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ हो गए, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए गए, गिफ्ट की तरह बांट दिए गए, फ्री सैंपल्स की तरह दे दिए गए, तो उनका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो आप जब गुड्स खरीदते हो तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी इस उम्मीद पे देती है कि कल को ये गुड्स बिकेंगे और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करके आप हमें दे दोगे। लेकिन जब ये गुड्स खो गए, चोरी हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए, गिफ्ट की तरह पे दे दिए गए, फ्री सैंपल्स की तरह बांट दिए गए, तो इन पे आउटपुट जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुई, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब तुम इन गुड्स को फ्री बांट दोगे, चोरी हो जाएंगे, खो जाएंगे, तो आईटीसी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें आउटपुट पे टैक्स नहीं मिलेगा, और जब तक हमें आउटपुट पे टैक्स नहीं मिलेगा हम तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे। तो गुड्स का चोरी होना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्पोज ऑफ हो जाना, गिफ्ट की तरह बट जाना, फ्री सैंपल्स की तरह दे देना, दोनों ही केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलती है। आइए एग्जांपल देखिएगा। 10/1/2020 को 10,000 पीसेस ऑफ इनपुट्स खरीदे आपने। हाँ जी आपने, और आपने इसके ऊपर जीएसटी दिया 10,000 रुपए का। कब खरीदे? सर 10 जनवरी 20 को खरीदे। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने गुड्स खरीदे जैन में आप इसका आईटीसी क्या करोगे? क्लेम करोगे, क्योंकि सेक्शन 16 कहता है कि अगर गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड है बिजनेस के लिए तो भी हम क्रेडिट दे देंगे। मतलब तुम्हारी इंटेंशन है गुड्स को बिजनेस में यूज करना, ये हमारे लिए काफी है, हम इसके बेसिस पे तुम्हें क्रेडिट अलाउ कर देंगे। लेकिन ये गुड्स क्या हो गए सर? 10 जुलाई 20 को डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब तुमने इन गुड्स को बिजनेस में यूज ही नहीं किया, ये गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। यानी कि अब इस डिस्ट्रॉयड गुड्स पे गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट को जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहेगी तू ये जो 10,000 रुपए का क्रेडिट ले चुका है, तू जो ये 10,000 रुपए का क्रेडिट ले चुका है, आप ये मेरे को 10,000 रुपए वापस करो। गवर्नमेंट कह रही है कि ये 10,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स किया जाएगा, और रिवर्स करने का मतलब ये होता है कि ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ फंडा? तो जब आप गुड्स लेकर आए थे पहले आपने आईटीसी ले लिया, अब क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गए तो अब आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यहीं पे लॉस्ट, स्टोलन, गिफ्ट, फ्री सैंपल भी आप लिख सकते थे, सिनेरियो आपका सेम रहता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टैक्स पेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। सर ये कौन से सेक्शंस हैं बच्चे? ये डिमांड एंड रिकवरी के सेक्शंस हैं। आप जब गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं देते हो, छुपा लेते हो, चोरी करते हो, और गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस करके, इन्वेस्टिगेशन करके, स्क्रूटनी करके इस टैक्स को आइडेंटिफाई करती है, तो वो आपसे इस टैक्स के पैसे की डिमांड करती है, और जब नहीं देते हो तो जबरदस्ती वो पैसा आपसे रिकवर किया जाता है। तो डिमांड और रिकवरी के चलते अगर आपने गवर्नमेंट को कोई पैसा दिया है तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। क्लियर? अब ये सेक्शन 2119 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं ऑलरेडी आपको शेड्यूल 3 के साथ पढ़ा चुका हूं। इसमें लिखा हुआ है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा।
ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए कि डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर हम इसको करेंगे वाइंड अप आज की क्लास को। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी available to POSCO Limited in respect of the following items procured by them in the month of Jan 2020। तो आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 16 की बेसिक कंडीशंस जो हैं आईटीसी लेने के लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट, ये सब दिमाग में रखना है। ठीक है, दोनों चीजों को जोड़ के आपको डिसाइड करना है कि आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर इसने इनपुट्स खरीदे हैं जिसे ये यूज करेगा मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में, तो सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी हो रही है। रजिस्टर्ड पर्सन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए खरीद रहा है, और ऐसे कोई इनपुट 17.5 में ब्लॉक्ड नहीं थे, यानी कि इस 72,000 रुपीज का क्रेडिट पॉस्को लिमिटेड को रिसीव हो जाएगा। इसके बाद फूड एंड बेवरेजेस खरीदे गए, फूड एंड बेवरेजेस खरीदे गए स्वीट केटरर से, किस पर्पस के लिए कि सर इन्हें हम डीलर्स मीट में इस्तेमाल करेंगे। तो पॉस्को लिमिटेड के जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में खाने पीने का इंतजाम करना था, तो स्वीट केटरर से हमने फूड एंड बेवरेजेस मंगा लिए। अब सेक्शन 17.5 कहता है कि जब तुम फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर करते हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुमने फूड एंड बेवरेजेस को प्रोक्योर किया है आगे सप्लाई करने के लिए तो क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। यहां पर जरा सोच के बताओ, क्या पॉस्को ने फूड एंड बेवरेजेस आगे बेचने के लिए खरीदे हैं कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदे हैं? सर ये तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए तो खरीद ही नहीं रहा है। तो अगर ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है तो एक्ट कहता है कि सर इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, यानी कि इस 48,000 का क्रेडिट हमको नहीं मिल पाएगा। क्लियर? इसके बाद आपने गुड्स का इस्तेमाल किया है वारंटी पीरियड में सर्विस देने के लिए। सर वारंटी पीरियड में सर्विस देना इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और ऐसा कोई भी क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया है 17.5 ने, तो इस 12,000 रुपए का भी क्रेडिट दे दिया जाएगा। इसके बाद गुड्स यूज किया गया है फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये टेलीकम्युनिकेशन टावर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो तो सर इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ब्लॉक करवा देती है, यानी कि इस 90,000 का भी क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इनपुट्स स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री स्टोर, इनपुट्स स्टोल हो गए सर, अभी अभी पढ़ा 17.5 कहती है कि सर इसका क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है, इसका भी क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, यानी कि दो चीजों का क्रेडिट मिलेगा, एक 72,000 का और एक 12,000 का, यानी कि टोटल क्रेडिट जो अवेलेबल होगा पॉस्को लिमिटेड को फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020 वो होगा 84,000 रुपीज। बताइए सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट है मैसेज करिए, कमेंट करिए, बंदा हाजिर है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिसिबल टू पीक्यूआर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ जैन 20। गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सर इसका क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा। पैकिंग मटेरियल अगर आपने यूज किया है फैक्ट्री में तो इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा 16(1) में। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, सर इसका क्रेडिट 17(5) में ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा। अगर आपने गुड्स यूज किए हैं रिपेयरिंग ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग and the cost of such repair is debited to profit and loss account 12,000 रुपए, बताओ भाई क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ भाई क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। एक तो रिपेयरिंग के लिए करवाया है, रिपेयरिंग के लिए करवाया है, और आपने इसे पीएल अकाउंट में डेबिट किया है। पीएल अकाउंट में डेबिट करने का मतलब कि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पेपर खरीदा है जो कि फोटो कॉपिंग मशीन में यूज होगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्रेडिट मिल जाएगा। गुड्स आपने दे दिए हैं एज अ गिफ्ट, गुड्स अगर आपने दे दिए हैं एज अ गिफ्ट तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, 17.5 में ब्लॉक है। और अगर आपने इनपुट्स का इस्तेमाल किया है क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेसिकली आप 17.5 के जो आइटम्स हैं वो दिमाग में रखिएगा, आपको एक भी % प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसका किसका क्रेडिट मिलेगा सर? ये वाले 6,000 का, ये वाले 12,000 का, 18,000, 18 एंड 15, 33, 13, 34, 550, टोटल आएगा आपके पास 34,550। इसके बाद अगला आता है कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल विद उज्जवल मोटर्स लिमिटेड, कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल विद उज्जवल मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स in respect of the following services availed in the month of October 90। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विसेज ली है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अलाउड हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय का, सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन। आपने पढ़ा था हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ब्लॉक होता है, जब आप इसे लेते हो आगे देने के लिए तो इसका क्रेडिट मिलता है। रूटीन मेंटेनेंस करवाया है कार का, सर हम कार मैन्युफैक्चरर हैं, हम कार मैन्युफैक्चरर हैं तो ये मेंटेनेंस कराना हमारा काम बनेगा, क्योंकि वरना हम कार्स बेच नहीं पाएंगे, तो इसका क्रेडिट हमें अलाउ हो जाएगा, इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। अगर हम कार मैन्युफैक्चरर ना होते और अगर रूटीन मेंटेनेंस करा रहे होते कार्स का तो फिर हमारा क्रेडिट ब्लॉक हो जाता, अगर हम कार मैन्युफैक्चरर ना होते। रिपेयर करवाया है ऑफिस बिल्डिंग का और रिपेयर के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया है, मतलब कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, अलाउ हो जाएगा। होटल एकोमोडेशन कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, एम्प्लॉय छुट्टी पे गया है सर और वेकेशन पे पैसा खर्च हुआ है तो इसका आईटीसी नहीं मिलता है। टेस्टिंग सर्विसेज करवाई है सर कार के इंजन की, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। 7200 प्लस 18, 25,200, 25 प्लस 14, 39,200, 39 प्लस 9, 48,600 टोटल आएगा। बोलो भाई, पहले 3 पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछो। नंदनी फोटोकॉपी मशीन बिजनेस में इस्तेमाल होती है, फोटोकॉपी मशीन बिजनेस में इस्तेमाल होती है तो जो भी स्टेशनरी पे पैसा खर्च होगा उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। चलिए अगला पॉइंट, यस बैंक, यस बैंक, Yes Bank having a branch in Jaipur engaged in the supply of services by way of accepting deposit and extending loan opted for the option to avail the credit of 50% of input tax of the month to which input tax relates under section 17(4). Its head office is in Mumbai and branch is in Ahmedabad. ITC available for the month of August 19 is 90,000 which includes, अब ये 90,000 में क्या क्या है? सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस। ध्यान से मैं ये वाले क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मुंबई हेड ऑफिस से जो सर्विस आई है ये डिस्टिंक्ट पर्सन की सर्विस है और यहां पर हमें 100% आईटीसी मिलेगा 18,000 रुपीज का। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज लिए सर, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज का सर क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, तो आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, इसका क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। आगे क्या कह रहा है? Goods that becomes obsolete whose value has been written off in the books। गुड्स obsolete हो गए हैं और आपने गुड्स को राइट ऑफ कर दिया है,
इसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा 17.5 में। ऑडिटिंग सर्विसेज करवाई हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अलाउ हो जाएगा, लेकिन कितना अलाउ होगा, कितना अलाउ होगा सर? 50-50% लिया हुआ है तो 50% ही अलाउ होगा। 22,500 का 50% होता है सर 11,250 रुपए, ठीक है, ध्यान से। इसने 17.4 ऑप्ट किया हुआ था। डिस्टिंक्ट पर्सन से जो आएगी उस पे 100%, क्योंकि उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, और जो अदर पर्सन से आती है उसका आधा कर दिया जाता है। गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के पर्सनल यूज में इस्तेमाल हुई है, मतलब कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। और अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सर उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता है, ब्लॉक्ड है सर। पर्सनल यूज वाली चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो टोटल कितना क्रेडिट मिलेगा यस बैंक को? 29,250 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा। बोलो बच्चों, कोई ऐसा प्राणी जिसे दुख तकलीफ चिंता है तो पूछ सकता है? कोई ऐसा प्राणी जिसे दुख तकलीफ चिंता है वो पूछ सकता है? ठीक है चैतन्या, क्लियर हो गया? श्रेयांश, सेक्शन 17.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। पूरा सेक्शन 17 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 17.5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 4-5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ध्यान से करिएगा। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस हैं हमारे पास काफी, ठीक है। ये टोटल 90 नहीं बन रहा है क्या? टोटल चेक करो कितना आ रहा है ये। 18 + 14 400, 32 400, 32 400 + 25 57 400, 57 400 + 6500। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो गई होगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो आप बैलेंस का भी 50% निकाल दीजिएगा। आप बैलेंस का जो बचे उसका भी आप 50% निकाल दीजिएगा। 90,000 में से ये वाले को माइनस कर दो, इसका सम कितना आ रहा है? 18 + 14 32, 32 + 25 57, 57 + 6 63, 63,900 आ रहा है ये, ठीक है। तो आप 90,000 में से 63,900 माइनस कर दीजिए, बाकी जो बच रहा है अप्रोक्सीमेटली 26,100, इसका आप 50% ले लीजिए।